जी जी। तो वो टैक्सीज जो हैं वो वहाँ से ग्लूकोज को उठाती हैं एंड टेक देम टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे उसकी एनर्जी की बर्निंग होती है, एटीपी बनता है और वो फना हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपका जवाब इसका, और मैंने उसका बम्बू की मिसाल दी थी प्रोफेसर फैसल मसूद वाली कि ग्लूट4 आके लगेगा साथ, ग्लूकोज जैसे ही पोटेशियम चैनल से अंदर एंटर होगा ग्लूट4 के अंदर गिरेगा, वो टैक्सी बिठा के सीधी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाएगी। यहां तक मामला क्लियर है। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है कि साथ साथ ग्लूकोज बर्न कर रहा है और हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है। तो आपने शायद उस पर गौर नहीं किया कि ग्लूकोज को जब आप कॉन्स्टेंटली बर्न करते रहते हैं तो विद पैसेज ऑफ टाइम वही इंसुलिन का मालिक्यूल जो एक या दो मालिक्यूल वाले एनफ टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, वो अब थोड़े पड़ जाते हैं, डिक्रीज हो। अब वो उसने बाहर से, और उसके पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि सेल अपना जो दरवाजा है वो टाइटली लॉक कर लेता है, वो ग्लूकोज को अंदर नहीं आने देता। अब मेरे पास यही वही तरीका है जैसे आजकल घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं कि दरवाजा तोड़ के अंदर घुस, जो अंदर वाले तो नहीं खोल रहे, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम अपने साथ कुछ और लोग लेके आएंगे। इंसुलिन पैंक्रियाज से अपनी मदद के लिए 2 मालिक्यूल 10 मालिक्यूल और बुला लेंगे। अब क्या हो गया, हाइपर इंसुलिनीमिया। जब वही दरवाजा 2 मालिक्यूल से नहीं खुल रहा था, अब 10 मालिक्यूल ने धक्का मारा आर्जी तौर पे, फिर उस चैनल को बहाल कर दिया। हमने फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं छोड़े, खाते रहे, कुछ अरसे के बाद वो 10 कम पड़ गए, अब 20 चाहिए। With the passage of time, we go on building hyperinsulinemia in our body. Hope I answered your question. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बार-बार खाना नहीं चाहिए। अभी मैं उस मॉड्यूल पे जो हमने एंड, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, इसका हल हमने आपको एंड पे बताना है। ठीक है ना जी। जब हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो हम पहले भी, मुझे उस दिन प्रोफेसर खालिद खान साहब कहने लगे, जो जिना के प्रोफेसर हैं, कहते चोई साहब आपकी, मुझे जब भी आपकी टॉक सुनने का मौका मिला तो वो 10-15 मिनट या 20 मिनट की होती है, पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने डंडा चढ़ाया होता है, तो क्यों नहीं आप इसको ज़रा लंबा एक करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये मतलब है चीज़ें जो हैं वो मैं भी इसको ज़रा अच्छी तरह से डिस्कस कर लूँ। ज़ाहिर है मैंने उनको समझाना पढ़ाना तो मैंने नहीं है उन्हें, तो वो चाहते थे कि ज़रा इसको लो। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ, और आई पिक दैट पॉइंट कि यार हम लोग वहाँ पे जब हम कर रहे होते हैं तो हम पूरी बात कर नहीं सकते। अब यहाँ पे हमने जिस तसल्ली से मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस का पिछली दफ़ा हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, मेरा नहीं ख्याल है कि हम कॉन्फ्रेंसिस के दौरान ये कर सकेंगे। वहाँ पे हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है दूसरे स्पीकर्स का भी, ऑब्वियसली वो होता है। तो ये तो आपके दोनों सवालों का जवाब मेरा ख्याल है कि आ गया। अभी आमर सईद हाथ खड़ा कर रहा था। सर जी, क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसका अल्ट्रासाउंड हम करते हैं जिसमें ग्रेड नॉर्मल लिवर नॉर्मल आता है, उसको हम कहते हैं ग्रेड 3 या ग्रेड 4 फैटी लिवर में चला गया है कि नॉर्मल से थोड़ा सा डबल पे चला गया। नहीं, अगर वो नॉर्मल है तो फिर ग्रेड 3 कैसे है? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल एक नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक पेशेंट आता है जिसका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 फैटी लिवर आता है। हाँ जी, ठीक है, फैट डिजीज सारी होती है। अब ये था कि जिसकी फैटी लीवर बहुत ज्यादा है, जिसको आप कहते हैं पाई ये बंदा सही नहीं है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में चला गया। नहीं, फैटी लिवर की हद तक बात ठीक है, वो आगे नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस में ना जाए। हम आज डिस्कस कर रहे हैं लिवर को बड़ा। यही था कि इसमें और आगे अगला इसी का एक पार्ट है, क्या ऐसे केस में कि जिसमें फैटी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसमें लिपिड प्रोफाइल का क्या हमारा सीन आता है? क्योंकि ज्यादातर में देखा वो नॉर्मल आता है, लिपिड प्रोफाइल यूरिक एसिड हमारी वैल्यूज नॉर्मल आती है। उधर मैं पेशेंट में रेफरल कंसल्टेंट को, आपके इन सारे सवालों का जवाब आपके मॉड्यूल में है कि पाई गया मरीज नहीं, कितने नहीं गया मरीज, ये सब कहीं नहीं गया इंसुलिनीमिया प्री डायबिटीज तक तो रहेगा, उस बाद बेटा साहब वैसे क्लास करें। सर। नहीं होते ना एग्जास्ट, आपने बात समझी नहीं ना। यही तो हमें मंत्रा पढ़ाया क्या। प्री डायबिटीज में ये होता है ना कि इंसुलिन ज्यादा हो गया, डायबिटीज आप अभी तक भी बेसिक कॉन्सेप्ट से को समझ नहीं पाए। नहीं देखिए सर, आज आ रहा है। अब पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं। बीटा सेल एग्जास्ट नहीं होते। मैंने पिछली दफा बताया था कि जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, वैसे ही नॉन अल्कोहलिक पैंक्रियाटिक डिजीज है, उनकी स्क्रीशन कम हो जाती है। अब इसको जरा बड़े गौर से समझिए। 100 मिलीग्राम ब्लड ग्लूकोज, 4 यूनिट इंसुलिन, सपोज 4 यूनिट इंसुलिन नॉर्मल इंसुलिन लेवल,
100 मिलीग्राम पर DL नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसुलिन ऊपर जाना शुरू हो गई हाइपर इंसुलिनीमिया से, ग्लूकोज इज नॉर्मल, लेकिन ये एक गैप क्रिएट होता जा रहा है यहां से लेके यहां तक। एक टाइम आएगा कि वही 4 यूनिट्स जो कि 100 मिलीग्राम को कंट्रोल कर रहे थे, अब उन 100 वो जो 4 यूनिट है उनसे अब ये नहीं कंट्रोल हो रहा, ग्लूकोज लेवल उतना ही है। अब हुआ क्या है कि इसका ये मतलब नहीं बीटा सेल खराब हो गया, मतलब ये है कि वो अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो कि पहले बड़ी आसानी से कंट्रोल कर रही थी अब वो कम पड़ रही है, ग्लूकोज उधर ही है, लेकिन ये जो गैप दरमियान में आ गया है, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस विच इज पिक्ड ऑन द क्राफ्ट टेस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन उतनी ही थी लेकिन बढ़ते 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 ग्लूकोज। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा कि इंसुलिन कहां तक जाएगी, एक खास लेवल से ऊपर तो नहीं जा सकेगी, तो फिर ये साथ ये भी बढ़ना शुरू हो गया। अब जब ये बढ़ के इसके बराबर आ गया हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये हो गया डायबिटिक। जब तक हम यहां थे और इवन यहां भी थे, दिस इज प्री डायबिटीज। ठीक है, जब यही इंसुलिन नाकाफी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि बीटा सेल सिक्रीट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज हाई हो गया और वो इंसुलिन नाकाफी हो गई है। इसको समझें आप, ये चीज है जो ये नहीं समझाई जा रही जी। सर जितना भी ये प्रोसेस हो रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है, आगे पीछे बिल्कुल भी हो रहा है, क्या ये न्यूरोलॉजिकली और ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होगा? 100% होगा जी जी। आज ब्रेन का रोल पढ़ने लगे हैं सर, क्या रोल है इसमें। बड़े शानदार आपके क्वेश्चन है, लेकिन आज आपके इन सारे सवालों का, आमिर सईद की वो फैटी लिवर का, LFTs का और आपके ब्रेन का, आज इसके अंदर आपको, मुझे बहुत उम्मीद है कि जवाब मिल जाएगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो ईस्ट्रोजन जो है इसका जो पेरेंट है या इसका जो प्रीकर्सर है वो टेस्टोस्टेरोन का एक ही है। मैं इससे आप जरा बता दें वो कौन सा, क्योंकि ईस्ट्रोजन का तो ईस्ट्रोडायल है। इसको अगर हम उठा रखें, इसको अब हमारा आज का ये चूंकि मौजू नहीं है, मैं आपको, अब फिर लंबा होता जाएगा बात। ऑल ईस्ट्रोजेंस वर वंस टेस्टोस्टेरोन, ये पहले सारे टेस्टोस्टेरोन ही थे। इस पे हम बात करेंगे जब हम PCOS का सेशन करेंगे जो अगला है, उसमें हम तफसील से ये बात करेंगे। हाँ जी ठीक है जी, बेटा इन्हें बंद कर दे यार जरा। अच्छा जी, ऑनलाइन दोस्तों को आवाज़ जा रही है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए साउंड में या स्लाइड्स देखने में, वो मेरी तस्वीर नहीं इंपॉर्टेंट है, स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट दैट सो दैट वी कैन make the logistics better. So our talk today is about the diseases tied to insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारे लिए जो अब अगला मरहला है वो ये है कि हमने ये देखना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। आसिफ यार उसका स्टैंड लगा दो उधर, वाइट बोर्ड। ये तस्वीर है जो कि आपको सारी पिक्चर शो करती है कि जो स्टेम है दरख्त का वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड डिफरेंट ब्रांचेस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट सिंगल स्टेम। हम जो सारी उम्र गलती करते रहे वो ये करते रहे कि हम एक एक ब्रांच को काटने की कोशिश करते रहे दवा के साथ, और हमने इस स्टेम को नहीं काटा, जबकि अगर हम ये स्टेम यहां से काट दें तो ये सारा दरख्त ही नीचे आ जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपके बॉक्सेस में से दवाइयां कम होनी शुरू हो जाएंगी, ना सिर्फ आपके बल्कि आपके पेशेंट्स के। ठीक है, तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी मॉडर्न डे की बीमारियां हैं ये सारी दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन स्टेम ऑफ अ ट्री विच इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप परेशान ना हो, ये शायद आपको नहीं ठीक आ रहा है, मैंने ये सारी ब्रांचें तोड़ के यहां डाल दी हैं। ठीक है, ये 8 प्रॉब्लम्स हैं विच आर कॉल्ड प्लेग्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी व्हेन वी बिकेम फ्लुएंट इन फूड एंड ऑल दैट। जब हमें खाने को खुला मिलना शुरू हुआ तो हमने ये 8 बीमारियां एक्वायर की विच चू अप 75% ऑफ द हेल्थ केयर कॉस्ट। हमारी 75% हेल्थ केयर कॉस्ट ये 8 बीमारियां खाती हैं।
और इनका मैंने पिछली दफ़ा शुरू में ही जिक्र कर दिया था, ये आपके सामने ये 8 बीमारियां हैं। इसमें से आज हम डिसलिपिडीमिया की बात नहीं करेंगे, हम आज इन 8 बीमारियों की बात करेंगे, जिसमें से डिसलिपिडीमिया और पीसीओएस को अब उठा रखते हैं अगले मॉड्यूल के लिए। हम 6 प्रॉब्लम्स आज ये डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना, ये सारा मॉड्यूल 45 मिनट्स में सिमटेगा इंशाल्लाह। हाँ, अगर मैं इसमें से हर एक बीमारी के ऊपर लेक्चर देने चाहूं तो मुझे हर बीमारी के लिए 45 मिनट चाहिए, लेकिन सी हाउ वी टैकल ऑल दीज प्रॉब्लम्स विद इन 45 मिनट्स और सो। हमने आज 6 ये हम पढ़ेंगे आज, और 6 ये पढ़ेंगे। 12 डिजीजेस को आज हमने ओवरव्यू करना है विच आर टाइड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो पहले वाली वो थी जो कि 70% ऑफ द हेल्थ केयर बजट खाती हैं, और ये 6 वो हैं जो कि ऑब्वियसली ये भी खाती हैं, लेकिन ये उस लिस्ट में शामिल नहीं है, बट दीज आर आल्सो टाइड टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये हैं जी बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्ट्रोक, मिग्रेन, आर्थराइटिस एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। वो तमाम बच्चियां जो हमारी प्रैक्टिस करती हैं गायनी की, वो देख रही होंगी कि आजकल किस एज में बच्चियां बालिग हो रही हैं, और वो अपनी दादियों से पूछें तो वो बताएंगी कि बच्चियां पहले किस एज में बालिग होती थी। तो हम देखेंगे कि उसकी क्या वजह है, साइंटिफिक रीज़न है उसकी। सो नंबर 1, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये सबसे बड़ी डिजीज़ है जिसका हमें डर पड़ा रहता है, और कार्डियोलॉजिस्टों ने हमें इसके बारे में इतना डरा दिया हुआ है कि हर वक्त कोई भी बंदा जिसको मेदे की तकलीफ होती है या चेस्ट पेन होती है, वो हमारे क्लिनिक पे आकर डॉक्टर साहब पहले ECG कर दें, मुझे लगता है हार्ट डिजीज़ हो गई है, मुझे कोई हार्ट अटैक आने वाला है। ठीक है, अच्छा जी। अब जब हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करेंगे तो पहले हम हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं जी। हाइपरटेंशन के बारे में ये है जी, आज तक जितने मैंने सेमिनार्स अटेंड किए हैं इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, हमें एक ही बात बताई गई है, 1 गोली, आधी गोली, 2 गोलियां, 3 गोलियां, 4 गोलियां, अगर नहीं आराम तो नाउ इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, और अब आप इसको कंसल्टेंट पे रेफर कर दें। दिस इज द स्टैंडर्ड मंत्रा ऑफ ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। पहली जो इसके अंदर, अच्छा पहले मैं शुरू में एक बात और वाजिया कर दूं कि इस पे कुछ लोग ये एतराज़ ज़रूर करेंगे कि जी ये सारा कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही होता है। Although hypertension and all other cardiometabolic diseases are multifactorial diseases, so many other factors are also involved along with insulin resistance, but insulin resistance is primary and other factors are secondary. They are originating from insulin resistance. So मैं ये नहीं कहता कि hypertension सिर्फ insulin resistance से ही होती है, so many other factors are there, but the primary factor is insulin resistance. ठीक है जी। तो हाइपरटेंशन में पहला काम जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आपने हर डिजीज को, यू हैव टू लुक एट एवरी डिजीज थ्रू द लेंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। कि आप जब भी कोई मैं डिजीज यहां पे डिस्प्ले करूं तो आपने उसको इस तरह से सोचना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से इसका क्या ताल्लुक है। सो इन इंसुलिन रेजिस्टेंस it causes the decrease of nitric oxide. What is nitric oxide? Insulin goes and knocks at the door of the minute microvasculature, and it causes the release of nitric oxide, which is a potent vasodilator. So इंसुलिन तो अपने रिसेप्टर पे जाएगा, तो सर रिसेप्टर पे होता है नाइट्रोजन। सर रिसेप्टर आपके जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, दे हैव गॉट द इंसुलिन रिसेप्टर्स। उनमें लिबरेट करता है जी, ये आपकी जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, सारे उनके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर। आपकी एंडोथीलियम है जो छोटी छोटी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, माइन्यूट आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, सबके अंदर आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो जब ये जाता है एंडोथीलियल वॉल के साथ जाके अटैच होता है एंड द माइक्रोवास्कुलर अराउंड योर द स्पिनाइल एरिया, तो ये वहाँ पे जाके नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, जो कि वेजोडाइलेटेशन कॉज कर देती है माइक्रोवास्कुलेचर की। जब वेजोडाइलेटेशन हो जाती है तो इससे आपका ईडी ठीक होता है, प्लस वेजोडाइलेटेशन इफेक्ट्स द होल ऑफ द बॉडी, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, सो दैट आपका वेजोडाइलेटेशन नहीं होती, और दिस इज वन ऑफ द रीजंस इन द हाइपरटेंशन। इंक्रीज इन द कैटेकोलामीन्स, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन,
what do? They evoke the sympathetic response. ठीक है जी. अब क्या होगा? टैकीकार्डिया होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी इसके साथ. दिस इज द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. क्या आप अलर्ट हो जाते हैं किसी भी खतरे के लिए? अभी आप नीचे जाते हैं तो एकदम से आपके सामने कोई ऐसा जानवर खूंखार आ जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ द रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स. और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, या तो आप उससे लड़ेंगे जानवर से या वहां से भाग जाएंगे. तो आपकी बॉडी के एनर्जी रिसेप्टर्स, तो ये कैटेकोलामीन्स की इंक्रीज कर देती है. सर जी थोड़ा सा हाइपरग्लाइसीमिया वो होना ही होना सारा कुछ. हाँ, मैं आपसे बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा, आप मुझसे बहुत ज़्यादा लर्नेट और मुझे पता है यू आर बबलिंग विद द नॉलेज, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, सो लेट मी कन्फाइन टू द हाइपरटेंशन. इंक्रीज्ड कैटेकोलामीन्स हुई तो इनसे वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई, टैकीकार्डिया हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन आपका बड़ा, आपका उसमें से जो आपका जो ब्लड का जो है वॉल्यूम बढ़ा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा. इंसुलिन टेल्स द किडनीज टू होल्ड सॉल्ट एंड वाटर. इंसुलिन का काम है, आपने देखा कि जितने भी इंसुलिन लगाने वाले हैं वो क्यों सूजे फूले होते हैं बंदे? सॉल्ट एंड वाटर को रिटेन करना इंसुलिन का काम है. एंड हाउ डज इट do that? It asks the suprarenal glands, and from the cortex of the suprarenal gland aldosterone hormones releases, and it causes salt and water retention. When salt and water retention occurs, volume goes up, and when volume goes up, blood pressure goes up. Simple. हमेशा से स्टैंडर्ड मंत्रा रहा है जी कि जब भी आपको ब्लड प्रेशर होना है जी साल्ट खत्म कर दे. ठीक है जी, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है जी. मुझे एक प्रोफेसर साहब कहने लगे पिछले लेक्चर में कि जनाब आप कंट्रोवर्सीज रेज करते हैं. इफ समबॉडी डजंट नो द प्रोसेस और द मैकेनिज्म ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज, इट सीम्स टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज आई डोंट नो दैट प्रॉब्लम. If I don't know something, it doesn't mean that that doesn't exist. इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो ऐसे नहीं है. ठीक है. सॉल्ट क्या करता है? मैंने अभी बताया कि इंसुलिन का काम है कि वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करती है. जब आप पेशेंट का सॉल्ट रोक देते हैं कि तुमने नमक नहीं खाना, इन एन एंटिसिपेशन कि जी इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जब आप सॉल्ट बाहर से नहीं देंगे, बॉडी विल ट्राई टू रिटेन द सॉल्ट वट एवर अमाउंट इज प्रेजेंट इन योर सर्कुलेशन. अब बॉडी कोशिश करेगी कि बाहर से तो आना बंद हो गया, मैं इसको बचा के रखूं. इसको बचाने का एक ही तरीका है कि वो उधर से इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा दे, ताकि वो अपने इसी मैकेनिज्म के साथ आके सॉल्ट को मजीद ज़ाया ना होने दें. तो जब इंसुलिन ज़्यादा आई सॉल्ट रिटेंशन के, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन से, तो हाइपर इंसुलिनीमिया पहले ही था और आपने उसको और बढ़ा दिया. डज इट मेक एनी सेंस? सॉल्ट बाहर से कंट्रोल करने से इंसुलिन लेवल बढ़ेगा एंड यू विल बी ऑन द वर्ज ऑफ मोर हाइपर इंसुलिनीमिया. ठीक होगी जी बात. सॉल्ट का कोई इतना रोल नहीं है. मैं ये नहीं कहता कि आप छिड़क के खाएं सॉल्ट, लेकिन जिस तरह से हमारे कार्डियोलॉजिस्ट और हमारे दूसरे लोग इसको मना करते हैं, सॉल्ट इज एज मच एसेंशियल. अभी आप बहुत सारे लोग आपको आएंगे जो कंफ्यूजनल स्टेट में होंगे, खासतौर पे जो ओल्ड एज लोग हैं. आपने सिड सिंड्रोम का नाम सुना है? SIDH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट जी. अच्छा, इनका अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या? उनका सोडियम लेवल जमीन पे गिरा होता है. ठीक है. तो डॉक्टर फिर उनको जो भी ट्रीटमेंट सपोर्टिंग देते हैं, साथ उनको ना नमक के भर के कैप्सूल खिला रहे होते हैं. सोडियम इज सो मच डैम एसेंशियल फॉर योर नॉर्मल लिविंग. ओल्ड एज के अंदर आप सॉल्ट बंद करना शुरू कर देंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज प्रॉब्लम्स. हाइपोनेट्रीमिया,
और हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसी एमरजेंसी है कि बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं। एंड थैंक्स टू आवर टीचिंग हॉस्पिटल्स के वहाँ पे चूंकि वहाँ पे इस तरह के केसेस आते हैं, ये केसेस कभी भी क्लिनिक के ऊपर या इवन एट बिग बिग नेम्स क्लिनिक वहाँ पे ये पिक ही नहीं होते। कोई न्यूरोलॉजिस्ट पे रेफ़र कर रहा होता है, कोई कहीं रेफ़र कर रहा होता है, वहाँ पे MRI हो रहे होते हैं। सिंपल जब उनका आप इलेक्ट्रोलाइट लेवल करते हैं तो पता चलता है सोडियम सिर्फ कम हुआ हुआ, इसको नमक के 2 चम्मच खिलाने हैं एंड थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बेटर। सो आपका दुश्मन नहीं है नमक। अगला काम होता है जी हार्ट डिजीज़ में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में हार्ट मसल के साथ। इंसुलिन इज़ अ ग्रोथ हार्मोन। इसने जहाँ जहाँ से गुजरना है इसने सेल प्रोलिफरेशन करनी है, और इसने जब सेल प्रोलिफरेशन करनी है तो क्या होगा, थिक एंड हार्ट मसल थिक होना शुरू हो जाएगा। जब हार्ट मसल थिक होना शुरू होगा तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है, कॉन्ट्रैक्शन पावर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो इंजेक्शन फ्रैक्शन उसकी नीचे आनी शुरू हो जाएगी, और जब इंजेक्शन फ्रैक्शन बहुत नीचे चली जाएगी तो फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा। अब बताइए ये दिस इज नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमारे यहाँ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंटेशंस आर फार्मा फंडेड, वो आपको ये नहीं बताएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि हार्ट मसल्स के अंदर हमने इंजेक्शन फ्रैक्शन नीचे चली गई है तो डायूरेटिक कौन सा देना है, हमने दवाएं कौन सी देनी है। ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो मैंने सुबह आप अभी आते ही जो है मैंने आपको दरख्त की मिसाल दी है, इसको बस इतना समझते जाए, मैं किसी की तफसील में नहीं जा रहा। आई वॉन्ट टू मेक यू रियलाइज दैट ऑल दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तीसरा क्या होता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। कैसे होता है, रिजल्ट ऑफ एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन एंड प्लेक फॉर्मेशन। दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर हाइपर इंसुलिनीमिया। बस यहां तक ही समझना काफी है। ठीक है जी, डिटेल में जाएंगे तो काम लंबा हो जाएगा। तो हमने पहला पोर्शन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का 5 मिनट में कवर कर लिया। सेकंड, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। आमिर सईद अलर्ट हो जाए यार, हैं तेरे सवालों के जवाब आ रहे हैं। American adults, 45% of the American adults are now living with non-alcoholic fatty liver disease. 25% of them are children. ठीक है, 30 to 40% of the world population is living with non-alcoholic fatty liver disease. पाकिस्तान का डाटा जिस पे मुझे बहुत शक है, ये डाटा 2020 में प्रेजेंट हुआ इन जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन JPM में, और ये कहता है जी पाकिस्तान में 15% पॉपुलेशन है। वो लोग जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो इससे इत्तेफाक करते हैं कि 15% पॉपुलेशन में है ये। सो आई एम बिट स्केप्टिकल अबाउट दैट। ठीक है जी, तो ये तो है इसकी डेमोग्राफी। अब आगे चलते हैं जी। बिफोर 1980 नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वाज अननोन, इट वाज श्योरली अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जब भी कोई बंदा फैटी लिवर के साथ आता था 1980 की दिहाई में, तो ये श्योर होता था कि ये टून प्रोग्राम है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये फैटी लिवर डिजीज अल्कोहल के बगैर होता हो। ठीक है जी, नाउ चिल्ड्रन आर गेटिंग द डिजीजेस ऑफ द अडल्ट। 1980 से पहले जो मेरे उस्ताद है प्रोफेसर रॉबर्ट लस्टिग, वो कहते हैं जी कि मैंने 75 में ग्रेजुएशन की थी और टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट इन चिल्ड्रन मैंने 93 में पहली दफा देखा था, 20 साल बाद। These diseases were unknown in the children, type 2 diabetes and alcoholic fatty or non-alcoholic fatty liver disease. These are the diseases of the adults. But now our children are getting these diseases of the adult. They don't drink alcohol. What they take? क्या लेते हैं वो? फ्रुक्टोज। जितने आपके जो ड्रिंक्स हैं, जितने फ्लावरी ड्रिंक्स हैं आपके, बोतलें, जूसेस, गैटोरेट, स्टिंग, ये तमाम दे आर द फॉर्म्स ऑफ फ्रुक्टोज। एंड वंस इनसाइड द लिवर को अब इससे कोई गर्ज नहीं, जब ये लिवर में पहुंचते हैं तो अल्कोहल एंड द फ्रुक्टोज दे आर मेटाबोलाइज्ड थ्रू द सेम पाथवे। दोनों का पाथवे सेम है। सो यू कैन सेफली से दैट फ्रुक्टोज इज अल्कोहल ऑफ द चाइल्ड। और वो तमाम माएँ जो सुबह बच्चों को सर्दियों में ऑरेंज जूसेस और अब गर्मियों में आम के गूदे के साथ मिल्क शेक्स पिलाएंगी, वो तैयार रहें कि यू आर लोडिंग द लिवर ऑफ योर चाइल्ड विद फ्रुक्टोज।
अच्छा जी, काज ऑफ फैटी लिवर डिजीज क्या फैट के साथ होती है या शुगर के साथ होती है? क्या घी मक्खन खाने से होती है या शुगर के साथ होती है फैटी लिवर डिजीज? कितनों का ख्याल है कि घी मक्खन खाने से होती है? क्योंकि बंद हर कार्डियक क्लिनिक से घी मक्खन ही किया जा रहा है। और मैं एक मॉड्यूल इंशाल्लाह करूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना डिफिकल्ट टॉपिक है कि जिसके ऊपर बात नहीं करते लोग, फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा जो आप फैट खाते हैं वो किधर जाती है और जो बॉडी के अंदर पैदा हो रही है वो कहाँ से आ रही है। वी विल टॉक, वी हैव, और ये वो चीज़ें हैं, आई टेल यू ऑनेस्टली, कि आप FCPS पार्ट 2 के स्टूडेंट से पूछ लें, उनको नहीं पता होगा बेचारों। बिकॉज इन आर इंस्टीट्यूशंस वी लर्न 2 थिंग्स, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड प्रोसीजर्स। 2 चीज़ें ही सीखते हैं, और क्या सीख रहे हैं हम? सो काज ऑफ फैटी लिवर डिजीज इज फैट और शुगर, इट इज एब्सोल्यूटली शुगर, नॉट द फैट। अब जब शुगर की बात करते हैं तो शुगर के अंदर 2 मॉलिक्यूल हैं, सुक्रोज कहते हैं ना टेबल शुगर को, 50% ग्लूकोज, 50% फ्रुक्टोज। ग्लूकोज इज द लाइफ ऑफ एवरी सेल। हर सेल को आपकी बॉडी के ग्लूकोज की जरूरत है। हर सेल ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी बनाएगा ATP की शक्ल में। बट नो सेल व्हाटसोएवर फ्रॉम हेड टू टो नीड्स फ्रुक्टोज। ठीक है जी, तो फ्रुक्टोज फिर जाएगी किधर? ओनली लिवर हैज द GLUT4 ट्रांसपोर्टर, जैसे GLUT5 ट्रांसपोर्टर, जैसे GLUT4 की बात हुई थी। सिर्फ लिवर के ऊपर फ्रुक्टोज का ट्रांसपोर्टर मौजूद है, इसलिए सारी फ्रुक्टोज सीधी लिवर के अंदर जाएगी, किसी और सेल में नहीं जाएगी। अब सवाल ये है कि यार अगर बॉडी में, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बॉडी में किसी सेल को फ्रुक्टोज की जरूरत ही नहीं है तो अल्लाह मियां ने इसको क्यों जोड़ दिया है ग्लूकोज के साथ? दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस। अगर फ्रुक्टोज को निकाल दें, अकेला ग्लूकोज रखें, तो स्वीटनेस नहीं होती। दिस इज अ वेस्टिजियल थिंग फॉर द बॉडी, जस्ट टू ऐड स्वीटनेस टू द शुगर। इसका काम सिर्फ उसको मीठा करना है, इसके अलावा इसका बॉडी में कोई फंक्शन, कोई काम नहीं है। गॉट दैट पॉइंट? बॉडी में ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। कौन? बहुत बहुत ही माइनर मिकदार ग्लूकोज में कन्वर्ट। फलों में, सारे फलों में फ्रुक्टोज ही है। जी, फ्रुक्टोज ही है। और यू कैन फल तो बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, जस्ट और भी चीजें होती है ना। आपका सवाल ये है कि जी हर फल में फ्रुक्टोज है, ठीक है? आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक नेचुरल थिंग है। द आंसर इज वी द फ्रुक्टोज इन द फ्रूट्स इज नेचुरल, बट वी डोंट यूज द फ्रूट्स इन अ नेचुरल वे। दे आर टू ऐड लाइक 1 फ्रूट ईच, 2 फ्रूट मैक्सिमम। हमने तो बनाने हैं दूध मिल्क, वो जो है मिल्क शेक्स, हमने तो 6 माल्टों का जूस पीना है, ठीक है? अब जब आप फाइबर को थ्रो अवे कर देते हैं, तो अब आप जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जब भी ब्लेंडर में डाल देते हैं किसी चीज को, आप मुझे ये बताएं आसिफ साहब, आप एक वक्त में कितने माल्टे, कितने किन्नों खा सकते हैं बाई माउथ? मैं तो एक सुबह दोपहर शाम खा सकता हूँ। नहीं, इकट्ठे बताओ ना, इकट्ठे 3 खा सकते हो? मैं 2 से 3 ज्यादा नहीं खा सकता। नहीं, 2 खा सकते हैं। अब जूस का एक गिलास निकालना और मुझे बताना उसमें कितने हैं। चलो फिर किस्मत ताड़ी। हाँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि आर्गूमेंट जो होता है ना, उससे आपकी इल्मी काबिलियत झलकनी चाहिए। अब अगर इसका जवाब मुझे ये मिलेगा ना, सपोज ये जी मैं तो कभी जूस पीता ही नहीं, तो आपको ये तो पता ना कि यार जूस के गिलास के अंदर कितने माल्टे यूज होते हैं, और आपने वो फाइबर जिसने उसको बांध के रखना था वो बाहर फेंक दिया आपने। मैं ये जो स्ट्रेस करना चाह रहा हूं कि हम होल फ्रूट को होल फ्रूट की तरह नहीं खा रहे, हम जूसेस के ऊपर उन चीजों पर रिलाई कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द। अब आप ये देखिएगा कि घरों में दूध सोडे कितने बनने हैं, अब आप ये देखिएगा घरों के अंदर मिल्क शेक्स कितने बनने हैं, और ये देखिएगा कि फलों का हम ढेर लगाते हैं। लंच के बाद एक बड़ा आम चौंसे वाला, रात के डिनर के बाद आलू बुखारा आधा किलो, 7, 6, 8, 10 खुरमानियां, केला हाथ मिला किचन में से गुजरते हुए 2 केले,
सर ऑल फ्रुक्टोज इन द फ्रूट्स इज नेचुरल, बट वी डोंट यूज इट इन अ नेचुरल वे। हमारा वे ठीक नहीं है उसका। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज। सर ये है कि 2 molecules of glucose make maltose, 1 molecule maltose काफी स्वीट होता है। If we start patronizing this thing, that we should start synthesizing maltose, तो maltose स्वीट भी होता है और उसमें फ्रुक्टोज लिमिट हो जाता है। सर शुगर, आपने माल्टोज बता रहे हैं ना, शुगर दुनिया में 52 नेम्स के साथ बिकती है, 52 नामों के साथ। इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, 52 नेम्स ऑफ शुगर। आप माल्टोज ना कहें, आपने जब उसका पैकेट, फूड कंपनियां आपसे ज्यादा जो है ना वो समझदार हैं, इसलिए ये इतने बड़े बड़े एम्पायर्स नहीं बने। सिर्फ कोको कोला का आपको पता चले तो इंडिया और पाकिस्तान के बजट से ज्यादा सिर्फ कोको कोला दुनिया में कमा रहा है। तो वो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो फिर हम बायोकेमिस्ट्री में जा घुसेंगे। वाई नॉट टू कन्फाइन टू दिस क्लिनिकल साइट। आपने कहा कि माल्टों का जूस निकालिए, वो खाली फिर फ्रुक्टोज ही है। उसके अंदर ग्लूकोज भी है थोड़ी मिकदार, लेकिन टू मच फ्रुक्टोज है उसके अंदर, ठीक है। और वो फाइबर जिसने उसको इमीडिएट रिलीज रोकनी थी आपकी जाने के लिए सर्कुलेशन में, उसको आपने बाहर फेंक दिया। अच्छा जी सर, एंड पे ना कर लें अब हम। सर वो ऑनलाइन दोस्त बड़े बोर होते हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे हर 1 मिनट, हमारे जो ऑनलाइन दोस्त हैं वो बड़े बड़े फिर ना वो डिस्टर्ब होते हैं। मैं यही मौजूद हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। मुझे कोई राह फरार नहीं, और मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप मुझसे सवाल करेंगे। ठीक हो गया जी। अब जी इसमें पोर्टल सिस्टम क्या है? पोर्टल सिस्टम, बॉडी में टोटल पोर्टल सिस्टम कितने हैं? पोर्टल सिस्टम का नाम तो हमने सुना, आज मुझे बताएं कि बॉडी के अंदर टोटल पोर्टल सिस्टम कितने होते हैं? जी ठीक है, वो पोर्टल सिस्टम जो कि पोर्टल वेन के साथ लिवर से कनेक्टेड है, ठीक है जी। अच्छा, उसका कॉन्सेप्ट भी हमारा पूरा नहीं है, मैं उस पर बात करता हूं। देयर आर 2 पोर्टल सिस्टम इन द बॉडी, वन इज द ट्रेडिशनल वन, पैंक्रियाज टू लिवर, एंड सेकेंड इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। 2 पोर्टल सिस्टम है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा मेरे ऊपर जरा गौर करना है। नॉर्मली आपकी ब्लड की सर्कुलेशन कैसे चलती है? गौर रखिएगा। हार्ट, एओर्टा, आर्टरी, वेन, उसी में से ना, आर्टरीज में से डाल के ना, आर्टरी, ऑर्गन, वेन, वेना केवा एंड बैक। Everywhere in the body blood goes like that. I repeat, heart, aorta, artery, organ, vein, inferior vena cava and back to heart. This is normal circulatory pattern. How does your portal system goes? अब आपके उसी जो आपने बताया पोर्टल वेन वाला, वो कैसे चलता है? हार्ट, एओर्टा, आर्टरी, organ 1 which is pancreas, vein, organ 2 which is liver, back, artery, vein, inferior vena cava, and this is पोर्टल सिस्टम। अब सवाल ये है कि ये जो पोर्टल सिस्टम है ये लिवर के रास्ते क्यों जा रहा है? ये सीधा ही जो आपका पैंक्रियाज है वो वेना केवा के अंदर ड्रेन करके क्यों नहीं जा रहा? उसकी वजह यह है कि इस पोर्टल सिस्टम में ऑर्गन 1 ने ऑर्डर देना है ऑर्गन 2 को टू परफॉर्म द एक्शन वेल। अगर ये ऑर्गन 2 को इंस्ट्रक्शंस नहीं जाएंगी तो जो सारी इंसुलिन बन रही है वो आपकी इंफीरियर वेना केवा के जरिए सर्कुलेशन में चली जाएगी और आप मजीद हाइपर इंसुलिनीमिया का शिकार हो जाएंगे। इसलिए पैंक्रियाज गिव्स ऑर्डर टू द लिवर वाया दिस पोर्टल वेन टू परफॉर्म इट्स एक्शन। ठीक है, अब आगे लिवर अगर एक्शन प्रॉपर करेगा तो इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीट होती रहेगी, बिकॉज लिवर ओनली रिकग्नाइजेज इंसुलिन, ये ग्लूकोज को नहीं रिकग्नाइज करता। आपकी 300 भी शुगर हो जाएगी, लिवर को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जब 300 शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन निकलेगी तो तब लिवर जागेगा।
सो दैट्स द रीजन कि वहां से ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 की तरफ है। अब अगर आपके लिवर में आमर सहित अब आंखें नहीं बंद करनी, सोना नहीं। अब अगर आपका लिवर पहले ही फैटी है, फैट ही डिपॉजिट हुई हुई है, तो अब तो वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा। अब ऑर्गन 1 ने ऑर्डर दिया, ऑर्गन 2 फैटी है, या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है, या वो सिरोटिक हो चुका हुआ है, या वो नेक्रोटिक हो चुका हुआ है, तो अब पीछे ऑर्गन 1 के पास अगर मैं तुझे काम का ऑर्डर करूं, तू नहीं करेगा, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज करूंगा ना। तो पैंक्रियाज कैसे ज्यादा प्रेशराइज करेगा, वो और ज्यादा इंसुलिन बनाएगा इन ऑर्डर टू वेक अप दी लिवर। जब और ज्यादा इंसुलिन बनी तो हाइपर इंसुलिनीमिया, यही तो हमारी मुसीबत है। सो इन ऑर्डर फॉर द pancreas to work proper, you need a neat, clean working liver. और ये वो बात है जिसको सारी उम्र में ये कहते रहे जी के पैंक्रियाज जो है वो फेल हो जाता है। पैंक्रियाज फेल नहीं हो रहा, वो बेहतरीन इंसुलिन बना रहा है, लेकिन लिवर नहीं सुन रहा आगे से। जवाब आया आपके सवाल का? अगर पैंक्रियाटिक बीटा सेल फेल हो जाए तो फिर तो टाइप 1 हो गया, फिर टाइप 2 तो रहा ही नहीं। वो आप वर्स्ट किस्म का जो 25 साल पुराना पेशेंट है ना आपका टाइप 2 का, आप उसकी फास्टिंग इंसुलिन कराएं, उसके अंदर भी इंसुलिन का लेवल नॉर्मल के करीब करीब ही होगा। यही तो वो चीजें हैं जो मैं आज तक कभी नहीं पढ़ाई गई। यही वो चीजें हैं जो मैं उठा के विद दैट मेडिसिन सेंट्रिक अप्रोच हम चौथे से पहले नंबर पे आ गए। अगर हमारी पैराडाइम दुरुस्त होती तो फिर सर हम नीचे जाते ना। हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी हु फंड्स सम रिसर्च, अगर वो रिसर्च उनके हक में नहीं होगी तो वो कभी आपके सामने आने देंगे? और जब वो रिसर्च उनके हक में होगी, अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं और मैं उस पर रिसर्च करा रहा हूं, तो नताइज मैं उसके खिलाफ लूंगा या हक में लूंगा? और यहां से सारी खराबी शुरू होती है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, अब दूसरा समझ लें कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और नैश में क्या फर्क है। ठीक है जी, अब नैश जो है आपका, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से थोड़ा सा एडवांस स्टेज है इस सेंस में कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक आपका लिवर तो फैटी है, लेकिन आपके एलएफटीज नॉर्मल हो गए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। लेकिन जब डैमेज शुरू हो जाएगा और एएलटी एएसटी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, नाउ इट इज कॉल्ड नैश। सो ये बारीक लाइन है कि जब आपके एलएफटीज भी खराब होने शुरू हो गए और आपका लिवर आर्किटेक्चर बिगड़ना शुरू हो गया, तो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। और स्टीटो मींस फैट, स्टीटो मींस फैट। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो हमने बात की कि ये फैट, ये लिवर में फैट आई कहां से? ये हमारी फैट आई ड्यू टू दी यूज ऑफ शुगर। शुगर बॉडी के अंदर गई, तमाम सेल्स ने जितनी रखनी थी रख ली, जो बच गई, और फ्रुक्टोज उन्होंने मत्थे मारी लिवर के। ठीक है, लिवर ने ग्लूकोज को थोड़ी सी मिकदार उसकी ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर दी, और बाकी जो सरप्लस है और जो बाकी सरप्लस फ्रुक्टोज है, दैट इज चेंज्ड इनटू फैट, विच इज कॉल्ड डिनोवो लाइपोजेनेसिस। डिनोवो मींस न्यू, लाइपोजेनेसिस फैट फॉर्मेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिनोवो लाइपोजेनेसिस न्यू फैट फॉर्मेशन हो गई। अब जब एक कैपेसिटी है ना, लिवर ने फट तो नहीं जाना। अब लिवर उस फैट, लिवर वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट फैट। How does that occurs? It packages all that fat into triglycerides, and triglycerides leave the liver and shuttle it out in the form of very low density lipoproteins VLDL in the muscles, in the fat cells. अगर तो ये प्रोसेस सही चला तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स फैट को लेके बाहर निकल गए, और अब आपका जो लिवर, वो आपका जो आपका लिपिड प्रोफाइल आया है, उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है।
triglyceride is always an indication of the fat produced in the body as a result of the fat consumed, as a result of carbohydrate consumed. This is not the reflection of fat used, but is the reflection of fat produced. And how does that produce? It is produced as a result of carbohydrates and sugar, not as a result of fat. ठीक है, अब अगर निकल गया तो ठीक है, ना निकला तो फिर क्या होगा? ना निकला तो फैट के वही ड्रॉपलेट्स आपके लिवर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और ये आपका है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अगर ये फिर क्रॉनिक होगा तो लिपिड प्रोफाइल वो खराब होगा, एक्यूट में नॉर्मल रहेगा। किस में? जब नेक्रोसिस होगा। नहीं, आप लिपिड प्रोफाइल पूछ रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल साथ ये जो है अपना फैटी लिवर ग्रेड 3 फैटी लिवर के अंदर अगर तो ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया उसने बाहर, तो अब आपके ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि अब वो लिवर से लेके ये टैक्सी थी, ये निकल गई है, एक्स्ट्रा फैट को ट्राइग्लिसराइड लेके निकल गए हैं बाहर। अगर ये नहीं निकल पाते किसी वजह से, और क्यों नहीं निकल पाते कि बाहर से इन्फ्लक्स इतना ज्यादा है, कितनी टैक्सियां लाएं? इसका मतलब है कि ये एक्यूट फेज है, एक्यूट स्टेज है अभी? नहीं, क्रॉनिक स्टेज है, ये क्रॉनिक है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज ऑलवेज क्रॉनिक, इट इज ऑलवेज क्रॉनिक, इट डेवलप्स इन ईयर्स एंड ईयर्स। उसके बाद जो लिपिड प्रोफाइल ज्यादा होगा वो किस स्टेज पे, इसका ऐसे क्रॉनिक लिपिड प्रोफाइल की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टीजीज की बात कर रहा हूं, ट्राइग्लिसराइड्स की, मैं कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की बात ही नहीं कर रहा। हाँ जी, ट्राइग्लिसराइड जब आपके ज्यादा आ जाएं तो इस बात को समझ जाइए कि यहां पे आपके पेशेंट की कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, जिससे ये वाला जो ट्राइग्लिसराइड है ये फैट को लेके, जो डिनोवो लाइपोजेनेसिस से बनी थी, वो लेके बाहर निकल रहा है। सर एंड पे लिख लें, एंड पे ठीक हो गया जी। अब जी बॉडी फैट, मोटापे की बात कर लेते हैं। बॉडी के अंदर जो भी हम खाते हैं, जब मोटे होते हैं तो वो 3 कंपार्टमेंट हैं जहां पे फैट जाती है बॉडी में, ठीक है जी। 3 फैट कंपार्टमेंट हैं फैट बाहर से है कि बॉडी वाला जी। ये एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस? ये एक्सोजीनस जो हम खाते हैं फैट, तो बॉडी ने कहीं तो लेके जानी है ना वो। ये एक्सोजीनस की अब बात हो रही है, डिनोवो लाइपोजेनेसिस की बात नहीं हो रही, वो और थी, ठीक है। अब मेरा थोड़ा सा इधर आना बनता है इस बोर्ड के ऊपर। आसिफ उसको इस साइड पे कर देना है, थोड़ा ऑनलाइन व्यूअर्स। अच्छा जी, पहला है आपका सबकुटेनियस फैट, एसक्यू, इसको सबकुटेनियस को पूरी दुनिया में एसक्यू से कहते हैं। अब सबकुटेनियस फैट जो है, इट इज़ गुड एंड प्रोटेक्टिव। जो आपको मोटे मोटे से लोग नज़र आ रहे हैं, इनको आप इस नज़र से ना देखें। यूजुअली जितनी भी सबकुटेनियस फैट है ये जमा होती है आपकी स्किन के नीचे। प्रोटोटिपिकल साइट फॉर द फीमेल्स आर हिप्स, बट्स एंड ब्रेस्ट एरियाज, ठीक है जी। और मेल्स के अंदर दिस इज अराउंड योर वेस्ट एरिया और द बेल्ट एरिया। सबकुटेनियस फैट इज गुड बिकॉज जो कुछ हम खाते हैं, जितनी ज्यादा बॉडी के ऊपर सबकुटेनियस फैट है, वो सारी फैट जाके उसके अंदर डिपॉजिट होती रहेगी एंड ये आपके विसराज में नहीं जाने दे रही। सो दिस इज प्रोटेक्टिव। एग्जाम्पल, सोमो रेसलर्स जापान के देखें आपने, हैं 400 किलोग्राम के हैं, बट दे आर हेल्दी, क्योंकि फैट सारी सबकुटेनियस है, विसरल नहीं है। अब सवाल ये है कि ये अगर इतनी ही अच्छी है तो यार हर चीज का कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी ना। ये कहां पे जाके हम कह सकते हैं कि यार सबकुटेनियस फैट इज नाउ बैड, ठीक है जी। इसकी कट ऑफ क्या है? 22 पाउंड्स। इससे ज्यादा जब जाएगी ना, बस इतनी ही रहे तो बेहतर है। ये अबाउट 10 किलो बनते हैं।
तो सबकुटेनियस फैट 22 पाउंड तक रहे तो ये ठीक है, प्रोटेक्टिव है, अच्छी, और 22 पाउंड अच्छी खासी फैट है, थोड़ी नहीं है। अगर इससे ज़्यादा जाएगी तो फिर खराबियां शुरू हो जाएंगी। वो खराबियां हम आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या होती हैं। नाउ ये फैट का वही हाल है जो हम सर्दियों में वो फूली सी जैकेट नहीं आजकल पैराशूट की चली हुई, ठीक है, वो जैकेट आपने पहनी, आप मोटे लगते हैं लेकिन अंदर वो बेचारा बंदा मेरे जैसा होता है, वो जैकेट से फूला होता है। तो आप देखने में मोटे लगेंगे इसके साथ, लेकिन ये प्रोटेक्टिव है आपके लिए। इसने रोका हुआ है फैट को आपके सबकुटेनियस एरिया से, आपके लिवर में जाने से और सब उसके आपके विसरल में जाने से, ठीक है जी। लेकिन 22 पाउंड इसकी लिमिट है। अगली है जी विसरल फैट। विसरल फैट इज बिहाइंड योर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अराउंड योर विसरा। ये कहां तक बेहतर है? इसकी कट ऑफ क्या है? 5 to 6 पाउंड्स। इससे ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि हर बंदे की बैली तो निकली हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मेटाबॉलिकली जिनकी इस लेवल या इससे नीचे नीचे है बैली निकली भी हुई है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब 5 to 6 पाउंड्स जब आप मशीन पे खड़े होते हैं तो यूजुअली ये कोई इतना फ़र्क नहीं डालती। मसलन अगर आज आप हैं मिसाल के तौर के ऊपर 150 पाउंड के, तो इसमें 5 पाउंड और डाल दें तो मशीन कितना का बताया गया, ये हो सकता है मशीन पे नज़र भी ना आए। बट दिस विसरल फैट इज नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर हेल्थ। अब आ जाते हैं तीसरा कंपार्टमेंट है, वो है लिवर। लिवर के अंदर सिर्फ 0.5 पाउंड अगर आपने फैट डाल दी तो आपकी तबाही शुरू हो गई। 22 पाउंड्स, 5 to 6 पाउंड्स और ओनली 0.5, ये तो आपकी स्केल पे नजर ही नहीं आने लगी। ये आपके लिवर के अंदर चलेगी फैट। और इन लोगों के लिए हमने एक टर्म कॉइन की हुई है टॉफी, TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, दे आर कॉल्ड टॉफी, TOFI, ठीक है। अब आप ये देख लें कि ये 3 कंपार्टमेंट हैं जहां पे आपकी एक्सोजिनस फैट जाके एक्यूमुलेट होती है, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि ये लिवर के अंदर आधा पाउंड फैट कहां से आई है? इसके 2 तरीके हैं, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक वो है जो आपकी खुराक से आती है, एंड लाइपोलिसिस ऑफ योर फैटी टिश्यू, ये है सिस्टेमिक, इसका तो हमें पता है। नॉन सिस्टेमिक क्या है? दिस इज द फैट विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द लिवर बाय द प्रोसेस डी नोवो लाइपोजेनेसिस, जिसकी मैंने पहले बात की है। तो ये फैट बाहर से नहीं आई, वो इमामदीन वाला साहब है, रोड़ा बाहरों नहीं आया, समझ रहे हो आगे तुसी। आगे चलें जी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिंपल, नाइट्रिक ऑक्साइड ने जाना है, उसने दस्तक देनी है, वेजोडाइलेटेशन होनी है, ब्लड फ्लो बढ़ना है, तो प्रोसेस ऑफ इरेक्शन कंटिन्यूस। और इसका अपोजिट होगा। और ये मैंने आपको पिछली दफा आपको बताया था कि जो साइड 1 है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो टिपिकल, तो साइड 1 ऑफ द क्वाइन, जो मैंने शुरू में आपको पहले दिन पहली स्लाइड दिखाई थी कि ये वो है जो टिपिकल हमारे ज़हन में हाइपर इंसुलिनीमिया है, कि अब सेल्स आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज नहीं होती। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, वेजोडाइलेटेशन नहीं होगी, वेजोडाइलेटेशन नहीं होगी तो ब्लड फ्लो नहीं पास करेगा, और ब्लड फ्लो नहीं पास करेगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। जितनी दवाएं सियालिस, वियाग्रा और तीसरी कौन सी है, लिविट्रा, ठीक है, तीनों ही इस बेस के ऊपर काम करती हैं। दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन योर पिनाइल एरिया। उनका फंक्शन ये है, इस बुनियाद के ऊपर तीनों दवाइयां बनी हैं, ठीक है जी, ये करती हैं। बस जल्दी जल्दी अब आ जाए प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है जी। गायनी वाली बैठी है खवातीन यहाँ पे। मैडम कितनी एज में, मिनिमम एज आप क्या देख रही हैं जो बच्चियों की बलोगत की है? 9 ईयर्स। कुछ क्लिनिक्स पे इस पे भी पहले कुछ खवातीन इससे भी जल्दी 8 साल की उम्र में भी देख रही हैं, ठीक है जी। अच्छा,
तो क्या ये समझती हैं कि ये पहले से कम हुआ है ये पहले हैं? पहले तो 14, 15 हाँ। ऐसे था। आज हम आपको, अच्छा आपको पता है, आप गायनिकोलॉजिस्ट, आपको पता होना चाहिए इसकी क्या वजह इसकी? डाइटरी हैबिट्स और डाइटरी हैबिट्स तो है ना, ये तो बड़ा आसान है कह के जान छुड़ा लेना। टिपिकली सेलुलर लेवल्स पे क्या हो रहा है, क्यों ये बच्चियां इतनी बड़ौत का शिकार हो रही हैं जल्दी? आपने लेप्टिन का नाम सुना है कभी? लेप्टिन हार्मोन का, लेप्टिन नहीं सुना? आसिफ, ये साफ कैसे होगा? टिश्यू से? कैरेट डाइस में पड़ा हुआ है। लेप्टिन हार्मोन्स का नाम सुना है आपने कभी? ठीक है जी, लेप्टिन के बगैर तो बलोगत ही नहीं होती, तो ये कैसे आपने नाम क्यों नहीं सुना आज तक? लेप्टिन के बगैर तो बलोगत हो ही नहीं सकती। कोई बच्चा लेप्टिन के बगैर बालग नहीं हो सकता, कोई बच्ची इसके बगैर बालग नहीं हो सकती। तो दिस इज द आयरॉनी ऑफ द सिचुएशन कि हम अंधाधुंध ट्रीटमेंट करी जा रहे हैं विदाउट नोइंग द एक्चुअल काजेज ऑफ द डिजीज। ये है आपके फैट सेल्स हैं जी आपके ना एडिपोज टिश्यूज में से, ठीक है जी। यहां से और ये ऊपर आपका ब्रेन है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का, ठीक है जी। फैट सेल्स में से हार्मोन निकलता है लेप्टिन। फैट सेल में लेप्टिन बनती है, ये हार्मोन है। 1994 में डिस्कवर हुआ था ये लेप्टिन। इसका जो काम है, इसका पहला काम ये है कि ये स्टाइटी सिग्नल देता है ब्रेन को, ठीक है जी। जब हम खा लेते हैं तो आपके फैट सेल में से ये लेप्टिन निकलता है, हाइपोथैलेमस को जाके पैगाम देता है कि देखो भाई काफ़ी कुछ मेरे पास अब मौजूद है खाने के लिए, सो प्लीज स्टॉप, अब मजीद भूख नहीं लगवानी तुमने, आई हैव एनफ ऑन द बोर्ड, मैं पहले इसको मेटाबोलाइज कर लूं। तो लेप्टिन ये सिग्नल जाके ब्रेन को देता है, ठीक है। स्टाइटी मिल जाती है, खाने को दिल नहीं करता, और इन द मीन टाइम हमारे जो हार्मोनल एक्टिविटी है उसके साथ हमारा जो खाना है वो मेटाबोलाइज होता है। दिस इज द फंक्शन नंबर 1, ठीक है जी। अब हो क्या रहा है कि हम किसी भी लम्हे, हमारी बच्चियां और बच्चे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कोई लम्हा खाए बगैर नहीं रह रहे। और खा क्या रहे हैं? चीटोस, लेज, बर्गर्स, पिज़्ज़े, पास्ते, ठीक है जी, शवारमे और बोतलें, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ कि वो मोटे होने शुरू हो गए। नंबर 1 ओबेसिटी। मोटे कैसे हुए? सबकुटेनियस फैट उनकी बढ़ती चली गई। अब जो मैंने कहा था कि सबकुटेनियस फैट प्रोटेक्टिव है, लेकिन कुछ 22 के बाद खराबी। तो पहली खराबी क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और हमारी बच्चियां अभी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में रहते हैं, जब हमारी बच्चियां बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट कर लेती हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये फैट सेल्स बढ़ गए तो लेप्टिन भी बढ़ गया, ये भी ज़्यादा बनेगा ना अब, क्योंकि ये जो बढ़ गया, अब ज़्यादा मिकदार में लेप्टिन हर खाने के साथ ब्रेन को जा रही है, ठीक है जी। अब नॉर्मली ये लेप्टिन एक तो वहाँ पे ये काम करता है कि आपको स्टाइटी दी, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट काम है, दिस गिव्स सिग्नल डाउन टू योर गोनेड्स टू रिप्रोड्यूस। गोनेड्स को भी ये सिग्नल दे रहा है रिप्रोडक्शन का। जुटी को देगा या गुनेट को देगा? गुनेड्स को देगा थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सेकंड हमारा पोर्टल सिस्टम है। तो गुनेड्स को इसने दिया सिग्नल टू, किस लिए दिया? बलोगत के लिए। अच्छा, जब हम बहुत खाते रहते हैं और बार बार लेप्टिन हाइपोथैलेमस को जाता रहता, तो ये लेप्टिन की भी रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है।
this brain is connected to pancreas through vagus nerve. ठीक है जी। लेप्टिन ब्रेन के साथ, ब्रेन से गुनेट को सिग्नल, और जब पैंक्रियाज में से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलती है। जब यह रेजिस्टेंट हो गया, अब ब्रेन लेप्टिन को रीड नहीं कर रहा। जब रेजिस्टेंट हो गया तो रीड नहीं कर रहा, तो ब्रेन को यही मैसेज जाएगा कि आप भूखे हैं, स्टाइटी नहीं हो रही। आर यू विद मी? ब्रेन को मैसेज आ रहा है कि आप भूखे हैं, अब आपकी भूख नहीं मरेगी, आप खाते चले जा रहे हैं। ब्रेन को मैसेज गया कि आप भूखे हैं, अब ब्रेन क्या करेगा? फौरन सिग्नल भेजेगा पैंक्रियाज को टू रिलीज इंसुलिन। इंसुलिन इज अ स्टोरेज हार्मोन। उसने कहा ये बंदा भूखा है, भाई जो कुछ है उसको स्टोर करो, उसको बर्न नहीं करना। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को नीचे ले गया। ब्रेन ने साथ ही पैंक्रियाज को मैसेज दिया, जो कि गलत था, बंदा भूखा नहीं है। चूंकि लेप्टिन रेजिस्टेंस है, लेप्टिन को रीड नहीं कर रहा ब्रेन, उसको मैसेज आ रहा है कि बंदा भूखा है। वो फौरन पैंक्रियाज से इंसुलिन और निकालेगा। हाइपर इंसुलिनीमिया बढ़ गया। हाइपर इंसुलिनीमिया बढ़ा तो फैट सेल्स और बढ़ गए। ठीक है जी। इधर से धड़ाधड़ सिम्टम सिग्नल्स आपके जा रहे हैं, और गोनेड्स को जैसे जैसे सिम्टम, चूंकि हम हर लम्हे खा रहे हैं, तो गोनेड्स को यही सिम्टम, जैसे जैसे बच्चियां मोटापे का शिकार हो रही हैं, उनका उधर से लेप्टिन भी बढ़ रहा है। जब लेप्टिन बढ़ा, गोनेड्स को सिग्नल गया और वो अर्ली ब्लोगत का शिकार हो गई। इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। और ठीक है जी, क्लियर? आगे चलते हैं। आर्थराइटिस, हर बंदा जोड़ों की दर्द का शिकार है। क्या हो रहा है? एमआरआई स्कैन्स, घुटने बदलवा लो जी। 1 मिलियन लगता है एक घुटना बदलवाने पे अब। ठीक है जी। क्या रिलेशन है इसका? ओवरवेट हुए। साइनोवियल जो फ्लूइड है जिन सेल्स के साथ बनता है, उनकी जो सर्कुलेशन है वो बड़ी पुअर होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लड फ्लो नहीं जाता, जिसकी वजह से दे रिलाई ऑन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है जी। वो ग्लाइकोलिसिस पर रिलाई करते हैं, जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनका ये मामला हैम्पर हो जाता है। तो जो साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड की एक्सक्रीशंस कम हो जाती है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है, और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस इस तरह से या तो एक्सासरबेट कर जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक हो गया जी। और साथ साथ कार्टिलेज डैमेज होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। और रूमेटाइड आर्थराइटिस में वो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि देयर आर पीरियड्स ऑफ रिमिशन। जब रिमिशन होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, क्योंकि प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट है इंसुलिन रेजिस्टेंस और आर्थराइटिस भी। जब एक्सासरबेशन होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाएगी। जब ये स्लो डाउन होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो अगर आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को दबा के रखेंगे थ्रू दी लेसर अमाउंट्स ऑफ द लो कार्बोहाइड्रेट लाइफस्टाइल, तो आपके आर्थराइटिस ड्रामेटिकली लंबा अरसा रिमिशन में चले जाते हैं। आखिरी 2 डिजीजेज आज की, माइग्रेन और डिमेंशिया, और इसके अंदर एपिलेप्सी भी डाल लीजिए। दीज आर द न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। ठीक है जी। वही सर 45 मिनट्स। ठीक है जी, 5 मिनट और, तो हम पहुंच गए 8 डिजीजेस हमने कवर कर लिया आज। ठीक हो गया जी। मिग्रेन, डिमेंशिया एंड एपिलेप्सी, इनका सेम मैकेनिज्म है, एक ही। कुरैशी साहब, अब आपके जागने का वक्त है। आपने पिछली दफ़ा मुझसे ये फरमाया था कि ब्रेन को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने क्या जवाब दिया था, आपको याद है? नहीं, इंसुलिन ग्लूकोज के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो मैंने क्या जवाब दिया था? आपने कहा था इंसुलिन होती है वहाँ।
रिसेप्टर्स होते हैं जी रिसेप्टर्स होते हैं। मोडल मैकेनिज्म जो absorb होती है, बट यू आर नॉट टेलिंग अस डिटेल। डिटेल के लिए हाजिर हुए हैं ना जनाब आज आपकी खिदमत। आज आप पहले तो ये बताइए कि लर्निंग, मेमोरी और कॉग्निशन 3 चीजें हैं ना बेस। ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जहां पे ये काम होते हैं? देखिए जी, वो तो ब्रोकन एरिया फॉर मैंने तो देखा हुआ, आप देखें ना। स्पीच सेंटर है, वो उसी में होता है ब्रैकेट एरिया में। जो नाम बताएं ब्रेन के उस एरिया का जहां पे ये 3 काम होते हैं, कॉग्निशन, मेमोरी और लर्निंग। आपके बच्चे ये जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, चलना फिरना, पकड़ना, मामा कहना, पापा कहना, ये लर्निंग है। या ये जो हम सारा कुछ इस वक्त बैठ के कर रहे हैं, ये लर्निंग है। मेमोरी है सोचने की सलाहियत। कॉग्निशन क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है, ठीक है जी। अब ये सारे काम ब्रेन के किस हिस्से में होते हैं? ब्रोकन एरिया ये होते हैं हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस के अंदर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, ब्रेन को इंसुलिन की जरूरत नहीं, अल्लाह मियाँ ने इसको। लेकिन अब यह पता चला कि हिप्पोकैम्पस एंड इन सर्टन अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। ये अब आइडेंटिफाई हुए हैं आके कुछ साल पहले। अगर वहां पे GLUT4 रिसेप्टर है तो इसका मतलब है कि उनको वहां पे इंसुलिन भी दरकार है, ठीक है। अब ब्रेन, हम ये नहीं कह सकते कि इसको बिल्कुल इंसुलिन की जरूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड हिप्पोकैम्पस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ब्रेन विच नीड्स द असिस्टेंस ऑफ इंसुलिन टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनसाइड द हिप्पोकैम्पस एरिया। अब ग्लूकोज के हिप्पोकैम्पस में ग्लूकोज प्रॉपर मिकदार में जाएगा तो अपना काम करेगा। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम यहां पे आ रही है, ब्रेन इज एन एनर्जी हॉग। ये एनर्जी हॉग इस तरह से है कि इसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड है इसकी। मेटाबॉलिक रेट इसकी बाकी जो हिस्सा है, अगर हम देखें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, अपने जो नेबरिंग एरियाज़ हैं उससे ये जो आपकी जो हिप्पोकैम्पस है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, ओवरऑल ब्रेन की बहुत ज़्यादा है लेकिन हिप्पोकैम्पस की उससे भी ज़्यादा है। अब ये डिमांड कहाँ से पूरी होती है? ब्रेन के लिए 2 प्रेफर्ड फ्यूल्स हैं, ठीक है जी। 2 नहीं बल्कि 1 प्रेफर्ड फ्यूल है और एक उसकी ज़रूरत है जिसको बादल ना खवास्ता उसे कबूल करना पड़ता है। जो उसका प्रेफर्ड फ्यूल है वो हम उसको नहीं देते। प्रेफर्ड फ्यूल्स हैं कीटोन्स। ब्रेन लव टू लिव ऑन कीटोन्स रादर देन ऑन द ग्लूकोज, क्योंकि कीटोन्स को ब्रेन में जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रख दें और 5 मॉलिक्यूल्स रख दें कीटोन के और ब्रेन को ये आज़ादी दे दे कि वो क्या चुनेगा, वो भाग के कीटोन्स की तरफ जाएगा, ग्लूकोज की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। बट इन एन एनवायरमेंट ऑफ आवर्स जहाँ पे एवरी अवेकनिंग मूवमेंट इज स्पेंट ईटिंग समथिंग कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हर वक्त कार्बोहाइड्रेट, हर चीज़ में मीठा, स्टार्चेस, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, चावल, नान, चने, डबल रोटी, ठीक है। ये उनके अलावा है जो मीठी चीज़ें हैं। जब हर अवेकिंग मूवमेंट इसी में गुजरेगा तो वहाँ पे जो GLUT4 का ट्रांसपोर्टर थे वो डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। कितना का ट्रांसपोर्ट करेंगे ग्लूकोज? वो अगर वहाँ पे जिस तरह बाकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी हिप्पोकैम्पस के अंदर। अब ये है ग्लूकोज नीड, ठीक है जी। अब ये नीड बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रही है और उतना ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ठीक है। आर यू विद मी? ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हिप्पोकैम्पस को मतलूबा मिकदार नहीं मिल रही। हिप्पोकैम्पस आगे से जवाब देती है बॉडी को कि भाई और मुझे जितना खाना चाहिए वो तो आप मुझे प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। अब मेरे लिए एक ही तरीका है कि मैं अपना काम स्लो कर दूं, मैं इतनी तनख्वाह में इतना काम नहीं कर सकती। तो वो क्या करेगी? अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट को नीचे ले आएगा। व्हेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट कम्स डाउन दैट लीड्स टू ऑल दीज सिम्टम्स, माइग्रेन,
डिमेंशिया एंड एपिलेप्सी। 1920 का डाटा मौजूद है, ठीक है, एक सदी पहले, एक सदी के फिजिशियन जो थे माइग्रेन वालों को, ये एक सदी पहले दुनिया के पास ये गुर था, जो एक सदी तक भी हमें बाहर नहीं ला के बताया गया कि वो मिग्रेन का इलाज कैसे करते थे। वो पेशेंट को भूखा रखते थे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रखते थे और उसकी जो इंटरवल था ईटिंग का बढ़ा देते थे। ठीक हो गया। जब आप उनको ग्लूकोज कम देंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होने के चांसेस कम हो गए, और जब आपने खाने का वक्फा बढ़ा दिया तो नाउ बॉडी स्विचेस टू द कीटोन्स बननी शुरू हो गई। इंसुलिन चाहिए ने सीधी गई ब्रेन को, और कहते हैं जी उस जमाने में जिस बंदे को भी मिग्रेन की या एपिलेप्सी का मसला होता था, डिमेंशिया तो उस वक्त था ही नहीं, तो उनका यही इलाज किया जाता था और बड़ी कामयाबी से किया जाता था। हमारे प्रोफेसर बेंजामिन बिकमैन हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका में बहुत बड़ा नाम है बायो एनर्जेटिक्स में, उन्होंने कहा कि जब ये रिसर्च मेरे पास आई तो मेरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त था जिसको हफ्ते में 2 सीवियर अटैक आते थे मिग्रेन के, और वो ये ज़ोलमिट्रिप्टान और जो जितनी फ्लावरी दवाइयाँ जो कुछ भी था, लेकिन उसके बावजूद उसकी जान नहीं छूट रही थी। 2 सीवियर अटैक उसको हमारे सामने आते थे और वो बेचारे की जो बुरी हालत होती थी। कहते जब मैंने ये स्टडी पढ़ी तो मैंने उसको ये 2 गुर की चीज़ें बताई कि एक तो लो कार्ब लाइफस्टाइल पे चले जाओ, नंबर 1, और दूसरा खाने 2 खाया करो, एक सुबह 8 बजे एक रात 8 बजे, और 16 घंटे अपने आप को मिनिमम, अगर तुम 16 घंटे खाने के दरमियान वक्फा रखोगे तो फिर क्या होगा कि बॉडी विल टर्न टुवर्ड्स द फैट बर्निंग मोड, और फैट में से कीटोन्स निकलेंगी, ब्रेन को जाएंगी। कहता अब वो बंदा जिसको हफ्ते में 2 सीवियर अटैक होते थे, अब उसको साल में 2 माइल्ड अटैक होते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। जी 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 You may be partially right. Your research and your this education may be correct to an extent, but I tell you, the therapeutic control and trial of the migraine is by putting of the patient on ergotamine, which causes cerebral vasodilatation, and that attack is immediately aborted. जी आप सर मेरे और आपके सोच में फ़र्क ये है कि आप अटैक के इंतज़ार में हैं कि वो आ जाए, मरीज़ तड़प ले, फिर मैं अर्गोटामिन भी दूँ उसे और ज़ोलमिट्रिप्टान भी दूँ। मेरा फोकस ये है कि ये नौबत ना आए, फ़र्क इतना है बस। आपकी मर्जी है, आप दवाई से ट्रीट कर लें जी। For that purpose, the prevention of migraine has been ethylmethylene. ये एक ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस, written in the books of psychiatry. आप देखिए उसमें इसकी प्रिवेंशन जो है, ethylmethylene, उससे ये प्रिवेंट होती है। आपके ख्याल में जब आप ये जो आपने मुश्किल सा नाम लिया है, जब ये बॉडी में जाएगा तो आपके ख्याल में कोई और कुछ नहीं करेगा, और मैं तो कोई दवा दे ही नहीं रहा, मैं तो आपको सिंपल उसका एक तरीका बता रहा हूँ। उसको ऑर्डर किया है, पैंक्रियाज कैसे कॉल होता है, ऑर्डर करने वाला उसके पास क्या चीज़ है, कौन सा दिमाग है, तो किस तरह से ये कंट्रोल हो रहा है, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं। आपको सर बताया तो है पाथवे, आपको बताया तो पैंक्रियाज के, ये अल्लाह मियाँ ने पैंक्रियाज को, अब फिर हम ये हर ऑर्गन के बारे में ये कहेंगे कि जी पैंक्रियाज को किसने हुक्म दिया कि वो इंसुलिन बनाए। ये एक नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी है और नॉर्मल ह्यूमन एनाटमी है कि आपका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन स्क्रीट करता है वाया पोर्टल सिस्टम इन ऑर्डर टू सेंड सिग्नल टू द लिवर। ये अल्लाह मियाँ ने बनाई है, जो मैंने आपको रिवील की है। जीन्स नहीं कंट्रोल कर रहे, आपकी जो इंसुलिन है वो जाके लिवर के अंदर उसको मैसेज दे रही है कि तुमने अपना जो काम है, जो फंक्शन है, उसका क्या काम है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन एक काम है, एक उसका काम है कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट लोड अंदर आ रहा है उसको उसने ठिकाने लगाना है ताकि फैटी लिवर ना हो। किसी ऑर्गन के पास कोई दिमाग नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह मियाँ ने एक अपना एक सिस्टम खुदा ने हर एक ऑर्गन को दिया हुआ है। तो उस वजह से ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि वहाँ से इंसुलिन ने निकलना है पैंक्रियाज से, एंड वाया पोर्टल वेन इट गोज़ टू द लिवर एंड ऑर्डर्स द लिवर टू डू इट्स जॉब प्रॉपरली। लेकिन अगर लिवर के अंदर पहले फैट ज़्यादा घुसी हुई है, लिवर फैटी है, तो वो इस जॉब को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, और फिर क्या होगा कि जो पीछे ऑर्गन है जो ऑर्डर दे रहा था उसको उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत क्या है, इट विल आउटपोर मोर एंड मोर इंसुलिन।
जिससे हाइपर इंसुलिनीमिया और बिगड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। जी ऐसे ही है, इसको सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं। आज के मॉडर्न दौर में सर्वो मैकेनिज्म क्या है? सर्वो मैकेनिज्म ये है कि अभी ये एसी को आपने लगाया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है जी 18, इसको मेरे कमरे का जो है ना मुझे टेम्परेचर चाहिए। जब वो 18 पे थर्मोस्टेट जाती है तो एसी शट डाउन हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर्वो मैकेनिज्म। तमाम बॉडी के अंदर आपकी तमाम एंडोक्राइनोलॉजी नेगेटिव फीडबैक और सर्वो मैकेनिज्म पे काम करती है। जब एक हार्मोन का काम मुकम्मल हो जाता है तो वो उसका हार्मोन की प्रोडक्शन शट डाउन हो जाती है। जी आपका सर क्या है? सवाल ये है कि जो एडिशनल ट्राइग्लिसराइड जो घूम रहा होता है जी? जो हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया में जो ट्राइग्लिसराइड एडिशनल जो ब्लड में घूम रहा होता है, क्या वो फिर कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ब्लड में इकट्ठा हो जाता जी है? जी जी। कहाँ उसका, क्योंकि उसकी वजह से ही फिर पैंक्रियाटाइटिस भी हो जाता है और उसकी वजह से भी सारे इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी हो सकती है। जी, जी। क्या वो आर्टीरियोसिक्लोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस में वो उसका काज बन सकता है? जी अर्सुल, अब जब लिवर में से ट्राइग्लिसराइड वो फैट लेके बाहर निकला जो कि डिनोवो लाइपोजेनेसिस से बनेगी, अब लिवर इस फैट को कहीं कहाँ फेंकेगा जाके? यही सवाल है ना आपका। ये दो मेजर जगहों पे फेंकेगा जाके, इन द फॉर्म ऑफ VLDL। वो जो ट्राइग्लिसराइड था, जब उसको आपका ट्राइग्लिसराइड जब उस फैट को ऑफलोड करेगा जाके तो ये उसको बना देगा VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। और यही वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं जो एथ्रोजेनिक है, ट्राइग्लिसराइड इटसेल्फ नहीं। अच्छा ये कहाँ डालेगा जाके? नंबर 1 ये डालेगा इसको जाके मसल सेल्स के अंदर, नंबर 2 डालेगा जाके फैट सेल्स के अंदर, ठीक है जी। वहां से फिर ये रिमूव होंगे, ठीक है जी। वहां से जब ये निकलेंगे तो लिवर को फिर ये, जब ये माइनर जो आएंगे फिर लिवर की तरफ जाएंगे और वहां से ये, मैंने इसीलिए ये कहा कि मैं एक मॉड्यूल आपको शुरू में मैंने बताया कि ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है। आज के लिए आप इतना याद रख लें कि ट्राइग्लिसराइड निकलने के बाद VLDL की शक्ल में ऑफलोड करेंगे अपने कंटेंट को आइदर इन द मसल्स। इसीलिए इंट्रामायोसेलुलर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो मसल हैं जब ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो आपकी 80% कंजप्शन ऑफ द ग्लूकोज इज हैम्पर्ड, क्योंकि मसल 80% ग्लूकोज का कंज्यूमर है। जब इसके अंदर जाके फैट घुस जाती है, आप मसल बायोप्सी ली है साइंटिस्टों ने तो पता चला कि यार ये जो मसल हैं जो इतने मोटे मोटे इनके, इसके अंदर तो फैट घुसी हुई है। इंट्रामायोसेलुलर फैट is the basic cause of the hampering of the consumption of glucose by muscle। जब वो मसल इसको कंज्यूम ही नहीं करेगा ग्लूकोज को, जो 80% कंज्यूमर है, तो फिर वो ग्लूकोज किधर जाएगा? वो आपको ठीक हो गया जी। जी आगे जी आगे। रिसेप्टर क्या चीज होती है? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द पॉइंट ऑन द सेल्स इन द टिश्यू थ्रू दैट एनी ड्रग, any hormone that initiate its function। तो सर ये तो शुरू में सबको बता दिया हुआ है। Everyone is asking what is receptor? नहीं, ये शुरू में भी सर बता दिया था। रिसेप्टर वो है कि जब वो आके सेल सरफेस के ऊपर होता है, जब उसके साथ कोई चीज आके अटैच होती है, इट स्टार्ट्स ए कैस्केड ऑफ इंट्रासेलुलर फंक्शंस। Point से यहाँ से कोई initiate होता है function। अरे डी ब्रिक। चलो अजी असलम साहब, असलम साहब जी, असलम साहब जी। खट्टे मीठे थे, आम थे, संतरा था और वो मौसमी थी, उसको मिला के मीठा बनाया गया। बिल्कुल बढ़िया, एक्सीलेंट। हाइब्रिड फ्रूट्स हैं। ये सारे खट्टे मीठे थे, अल्लाह ने बनाए। अब ज्यादा कंजम्पशन, आज से 15 साल पहले सेब का मतलब था ग्रीन एप्पल, खट्टा। अब वो से वो काला कलू बना, उससे फलाने, इनको आपस में हाइब्रिडेशन करके, अच्छा एक नया फ्रूट नहीं बना जो गरमे को और खरबूजे को मिला के उन्होंने बनाया एक है। अब हम हर चीज को इतना ज्यादा स्पाइक कर दिया है हमने। अच्छा फूड कंपनियों ने तो किया ही किया था, फार्मिंग में भी हमने हाइब्रिड फ्रूट्स बना के इनकी आपस में, उसके साथ अब हम क्योंकि हमें मीठा अच्छा लगता है, दिस इज एडिक्टिव, ये एडिक्शन है मीठे की, ठीक है ना जी। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि अब फलों को इतना मीठा कर दिया गया हुआ है, तो वही जो सवाल है कि जी फल तो नेचुरल होते हैं, वी आर नॉट यूजिंग देम इन अ नेचुरल वे, जो मैंने आंसर किया था। सर ये है कि जो जितने भी फल ये हाइब्रिड बन रहे हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, इनका डीएनए हमारे डीएनए को जाके डिस्टर्ब करता है। अच्छा अब हम एक मिनट, ऑर्गेनिक फूड
पे आज दुनिया दोबारा वापस जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। अच्छा जी, अब कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस हैं और वो जी हैं जी, ये आसिफ इसमें क्वेश्चन नहीं मुझे मिल रहा। हाँ जी, यहाँ पे जी इजाज यूसुफ सही साहब का सवाल है कि वी हर्ड दैट ब्रेन डिड नॉट नीड इंसुलिन रिसेप्टर्स फॉर ग्लूकोज। यस इजाज यूसुफ सही, मेरा ख्याल है कि मैंने इसका जवाब आपको बड़ा अच्छी तरह से दिया है शुरू में भी, कि पहले यही सोचा जाता था, लेकिन अब हिप्पोकैम्पल एरिया में और ब्रेन के कुछ और एरियाज़ के अंदर हमें GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स मिले हैं जो कि इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि यहाँ पे इंसुलिन की ज़रूरत है, और उस हाइपो मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हमारी जो आज हमने 2-3 ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किए हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही था, लेकिन नाउ द पैराडाइम इज़ चेंजिंग, हम रिसर्च में बहुत आगे जा रहे हैं। एंड इट वर्क्स मच विद कीटोन्स। हाँ जी, कीटोन्स मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले कि दिस इज़ अ प्रेफर्ड फूड फॉर द ब्रेन। कीटोन्स जो ब्रेन है वो कीटोन्स को 1 to 3 के हिसाब से यूज़ करता है। अगर वो ग्लूकोज के 3 मालिक्यूल यूज़ करता है तो कीटोन का उसके लिए 1 मालिक्यूल काफ़ी होता है। 1 to 3 की रेशो से कीटोन और ग्लूकोज को वो यूज़ करता है जी। आगे है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कमेंट्स जो कि लेक्चर की तारीफ़ कर रहे हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया। और ये 2 सवाल थे जो मेरे तक पहुंचे थे, होप आई आंसर्ड दीज क्वेश्चंस। सर्कमफ्रेंस का वेस्ट सर्कमफ्रेंस का पूछा हुआ है जी जी कि आपने कहा ना सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट, जी जी, तो कहा कि इस वेस्ट सर्कमफ्रेंस का क्या फ़ायदा? वेस्ट सर्कमफ्रेंस का सर फ़ायदा ये है कि वही बात है कि अगर तो आपकी सबकुटेनियस फैट है, जैसे मैंने सोमो रेसलर्स की आपको एग्जांपल दी, आपकी वेस्ट बहुत ज़्यादा 60 वेस्ट है, लेकिन अगर वो फैट ऑल टुगेदर सबकुटेनियस है, लेकिन मसला ये है कि अब हमारी फैट सबकुटेनियस रह नहीं गई। जितनी भी हमारी सबकुटेनियस फैट है ड्यू टू आवर ईटिंग हैबिट्स, दैट फैट व्हेन इट इज़ it is broken down, it travels via your portal vein inside the liver। और जब आपकी यही सबकुटेनियस फैट जो मैंने बताया था कि 22 kg से ज़्यादा हो जाती है, तो ये पोर्टल वेन, अब इस फैट ने जब ब्रेक डाउन करना है तो पोर्टल वेन के ज़रिए सीधी ये लिवर में जाएगी। प्रोफेसर महमूद अली मलिक साहब कहते थे कि फैट ऑन योर वेस्ट इज़ जस्ट लाइक अ फैट ऑन योर हार्ट, क्योंकि वहां से ग्राउंड जीरो है हार्ट डिजीज की लिवर, और तमाम डिजीजेस की जो ग्राउंड जीरो है जहां से सारा काम शुरू होता है वो लिवर है। सारी फैट वहां चली जाती है अनटिल अनलेस इट इज अराउंड योर दिस वेस्ट लाइन, एंड इट इज नॉट विसरल और लिवर फैट, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, रादर इट इज प्रोटेक्टिव। लेकिन ये तब खराब होगी जबकि आपकी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अब ये सबकुटेनियस चूंकि रह नहीं गई हुई, इसलिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस का वहां पे रोल आता है। जब आप उनका साथ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे या अगर आप उनका MRI कराएंगे लिवर का, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फैट है सिर्फ अब वेस्ट एरिया पे नहीं है बल्कि इनसाइड द ऑर्गन्स भी है जी। नेक्स्ट जी, और कोई सवाल मियां साहब? थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद में भी हम अपनी गुफ्तगू जारी रख सकते हैं। मैं बड़ी माज़रत के साथ और बड़े अदब के साथ यही गुजारिश करूंगा कि कोशिश किया करें कि हमारा डिकोरम कायम रहे। आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है, अभी जो मैंने अगली स्लाइड आपको दिखानी थी वो ज़रा देख लें मियाँ साहब, तो आप तशरीफ़ रखें कि ये प्रोग्राम जो आप समझते हैं ना, ये इतना आसान नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें पिछले 15 सालों में सीखी हैं और मैं आपको आके इसमें शरीक करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं अकेला नहीं हूं इसके अंदर। जस्ट लुक एट दिस स्लाइड, ये एक टीम वर्क है। मेरा सिर्फ चेहरा सामने है। दीज आर माई पिलर्स, दीज आर माई मोटिवेटर्स। ये वो लोग हैं जो कि इन प्रोग्राम्स को बनाने में और मुझे हुक्म देते हैं, तो मैं यहां आपके पास आके हाजिर हो जाता हूं। ये हमारी एक बेसिक, और ये इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें जिन लोगों की तस्वीरें नहीं हैं। अब मैं इसमें ये वो बेसिक लोग हैं जो बैठते हैं। इसमें हमारे हाफिज साहब हैं, हाफिज आसिम शफीक साहब हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। उमर, हमारा एक साथी हमारे लिए जेम है, और इस वजह से मैं अगर किसी का नाम ना ले सकूं, लेकिन ये हमारी बेसिक टीम है। अब अगला जो है उसके लिए आपने तैयारी करके आनी है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द 3rd मॉड्यूल डिसलिपिडीमिया और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज।
हम आपको अगले मॉड्यूल में ये 2 चीज़ें हम आपको इसका एक्सपर्ट बना के भेजेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे फिर वही कि चाहे आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप दुनिया की बेहतरीन स्टैटिन के साथ डिस्लिपिडीमिया कंट्रोल कर ले या मेरे तरीके से कर ले, मुझे कोई किसी के साथ बहस नहीं है, मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है कि जी मैं ये यहाँ कोई बहस करने नहीं आता कि जी आपने दवा से ट्रीट क्यों नहीं किया, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, फलानी दवा जो इतना करती है, आप दवाओं पे गो एट, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ देर आर ways and means of non-pharmacological interventions for these diseases which can be corrected, और हमने करेक्ट की भी हैं। आप मियाँ साहब से पूछिए इन्होंने कितने मरीजों को इस वक्त डायबिटीज़ रिवर्सल पे डाल दिया हुआ है, कितने मरीज अब इनके ब्लड ग्लूकोज की दवाइयाँ नहीं लेते, ब्लड शुगर की, और उसके अलावा आपकी इसकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई उनकी छूट गई, उनकी 4 एंटी हाइपरटेंसिव छूट चुकी हैं। हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने क्लिनिक में, वी गॉट दी रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ये हरगिज बहस नहीं हो रही कि कौन सी दवा बेहतर है, क्या बेहतर है, हम तो आपको एक अल्टरनेटिव वे दे रहे हैं एंड दिस इज योर ओन चॉइस विच वे यू वांट टू गो। थैंक यू वेरी मच। शुक्र है यार, दवा मुक जाएंगी यार, मैं भी खाता हूँ। असल में हमारी जो ट्रेनिंग है ना टर्शरी केयर हॉस्पिटल में वो हुई है, जितने भी मेडिकल स्कूल्स हैं वो हमेशा टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ही वो हमारी ट्रेनिंग हुई है, कभी हमारी प्राइमरी केयर लेवल पे ट्रेनिंग हुई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, वहाँ पे क्या आता है कि वो पेशेंट जो कि अब बड़े कॉम्प्लिकेटेड और सारा कुछ, और सेकेंडली ये है कि आज तक हमें जो नया कॉन्सेप्ट जब भी आया ना, वो कहते हैं आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, जब भी कोई, और ये कॉन्सेप्ट जब से हमने छेड़ा तो हर लम्हे पे, हर लेवल पे कंसल्टेंट ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये कैसे, मसलन अब ये एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट है कार्डियोलॉजिस्ट का और हमारा जो एक इख्तलाफ रहा है, वो कहते हैं जी स्टैटिन के बगैर आप चल ही नहीं सकते, और 80 मिलीग्राम तक और पता नहीं क्या क्या। अब आप अंदाज़ा करें कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च हुई, रिसर्च जैसे ताहिर साहब ने कहा कि हमेशा कंपनीज कराई, मर्क ने स्टैटिन पे एक रिसर्च कराई और वो 10 उन्होंने उसकी रिसर्च 10 लेवल पे कराई। तो आप अंदाज़ा करें कि एक सिर्फ रिसर्च में उन्हें ना पता नहीं कोई 0.1 के 0.001, वो कैसे, ये क्या कहेंगे, ये ट्रिक क्या खेलते हैं कि ये हमेशा रिलेटिव रिस्क रिडक्शन की बात करेंगे, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन की नहीं। उसका क्या मतलब है कि आपकी 1 करोड़ लोगों में अगर 10 लोगों की लॉटरी निकलनी है, 1 करोड़ में 10 लोगों की, तो ये कहेंगे कि हम जी आपका ना 100% जो है ना वो इंक्रीज़ कर देंगे, 10 से क्या मतलब है कि 10 से 20 हो जाएंगे। ठीक है जी। तो वो 10 से 20 का मतलब है 100% इंक्रीज, लेकिन वो है किस में से, 1 करोड़ में, जो कि 0.0000 बनेगा। तो लिहाजा वो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन नहीं कहेंगे, वो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन ना। तो इससे क्या हुआ, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि जिसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला वो रिसर्च प्रिंट ही नहीं कराई। ठीक है जी। तो ये अच्छा, अब क्या करता है कि स्टैटिन जो है वो आपका CoQ10 जो है ना रिड्यूस करता है, और CoQ10 हर सेल में मौजूद है, और वही, और इवन हार्ट मसल्स में भी मौजूद है, बाकी मसल्स में भी, हर जगह पे, ब्रेन में भी। तो जब वो आप स्टैटिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो CoQ10 लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो आपके मसल भी, आपका हार्ट भी, हर चीज़ इफ़ेक्ट होगी। तो इसलिए क्या है कि दिस इज़ एन अल्टरनेटिव वे कि अगर आप जब ये नेक्स्ट डिस्लिपिडीमिया पढ़ाएंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये ट्राइग्लिसराइड या ये जितना फैट है या जितने लिपिड है ये आ कहाँ से रहा है। आपने वो इन्फ्लक्स अगर रोक देंगे तो आपको, अगर वो आपका बढ़ेगा ही नहीं तो आपको उसको कम करने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है ना। तो ये एक अच्छा, अब चूँकि इसके क्यों मुखालफत हो रही है, इसको ना कंपनियाँ चाहेंगी कि ये आइडिया आगे फ्लरिश हो, चूँकि स्टैटिन के ऊपर अब फाइज़र जो है उसकी जो मतलब है कि जो स्टैटिन है लिपिटॉर, वो मेरा ख्याल है कि बिलियंस ट्रिलियंस का वो बिज़नेस कर रही है, तो वो कैसे चाहेंगे कि उसको रोक दें। ठीक है ना जी। इसलिए
हमने तो देखें, प्राइमरी केयर फिजिशियन का काम है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन सिर्फ हो ही प्राइमरी केयर पे सकती है, और हमारे मुल्क में इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी गई। अगर हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट पैसा दे, हम स्क्रीनिंग में 2 डिजीज़ को स्क्रीन कर लें, शुगर को लोगों की स्क्रीन कर लें, ब्लड प्रेशर को कर लें, तो आपके ना आपको डायलिसिस सेंटर जो है ना PIC इतने बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी, और सारा कुछ। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश, कहते हैं कि कभी भी एक वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब किन की नीलामी हो रही थी, तो एक माई एक अट्टी धागे की लेके आ गई, तो किसी ने कहा जी कि जब इतनी कीमतें लग रही हैं उनकी, तो तुम्हारी एक अट्टी से क्या बनेगा? उसने कहा मेरा नाम खरीदारों में आ जाएगा। तो बेशक मुझे वो नहीं मिलेंगे। तो हमारी, कहते हैं, एक एक कतरा दरिया बनता है, और एक कतरा पत्थर के ऊपर भी गिरता रहे तो सुराख हो जाता है। तो हमारा मकसद ये है कि वो चीज़ जिससे पेशेंट का बेनिफिट है। और देखें, ये वाहिद प्रोफेशन है, लोग तो कहते हैं डॉक्टर डाकू हैं, ये वाहिद प्रोफेशन है जिसमें प्राइमरी लेवल पे हम प्रिवेंशन करते हैं। प्रिवेंशन मीन्स कि आपने अपना बिजनेस ख़त्म किया, यही मतलब है ना। और ये वाहिद प्रोफेशन है जो अपना बिजनेस ख़त्म करने के ऊपर भी मेहनत करते हैं। तो इंशाल्लाह हमने इस काम को जारी रखना है, इसका अजर हमें अल्लाह ताला देगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, थैंक यू सो मच। अगला मॉड्यूल इंशाल्लाह हम ईद के बाद करेंगे, तो ईद तक फिर आपको